जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स का जो एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर। वैसे तो ये आज का टॉपिक सभी क्लास और सभी वर्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और सोल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अगले महीने से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हम फिर से अपनी पुरानी वीडियो लेके आ चुके हैं, जैसे कि पिछले एग्ज़ाम में भी हम लेके आए थे। इस बार जो एग्ज़ाम होएगी वो फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के भी होएगी। इससे पहले हमने जब एग्ज़ाम हुए थे हमने कुछ वीडियो डाली थी और आपका काफ़ी सपोर्ट और प्यार हमें मिला था, तो आपके काफ़ी फरमाइश के बाद हम ये वीडियो भी लेके आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसके ऊपर। उसका एक चैप्टर है जो कि 20 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। बुक का नाम अर्थशास्त्र है और चैप्टर का नाम भारत में आर्थिक विकास और नीति है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम भारत में आर्थिक विकास और नीति है। इस चैप्टर को अब हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर बेसिकली सोल और बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये चैप्टर 12th क्लास जो जियोग्राफी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे जानते हैं, हमने यहाँ पे देखा है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक समृद्धि आपने सबने सुना होगा कि आर्थिक समृद्धि क्या होता है। आर्थिक समृद्धि को ही इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। बेसिकली आर्थिक समृद्धि एक देश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में वृद्धि को दर्शाता है। जी हाँ, जब किसी एक देश की जीडीपी में वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि भाई उस देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है, अर्थात आर्थिक इकोनॉमिक्स हो रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत जब एक देश की जीडीपी या फिर इनकम में वृद्धि होती है तो वो आर्थिक समृद्धि के द्वारा दर्शाई जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा। हाँ जी, जब एक निश्चित समय अवधि में, उदाहरण के लिए 2021 में एग्जाम्पल के लिए अगर भारत की इनकम 100 करोड़ रुपए है और 2022 में भारत की इनकम 120 करोड़ रुपए हो जाती है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शा रहा है। अर्थात भारत की इनकम 2021 के मुकाबले 2022 में काफ़ी बढ़ गई। इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को शो करता है, मतलब देश में वृद्धि होना, जैसे जीडीपी में वृद्धि होना। जीडीपी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना है, जिसको सकल घरेलू उत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक देश के अंतर्गत, एक देश की सीमा के अंदर जो भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन सभी की अगर कीमत को जोड़ दिया जाए तो वो जीडीपी कहलाता है। इसके बाद आर्थिक समृद्धि में कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना। हाँ जी, अगर हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो आर्थिक समृद्धि में ये बोला हुआ है कि एक देश में आर्थिक समृद्धि तभी कहलाई जा सकती है जब एक निश्चित समय अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक देश जब विकास करता है, जब वृद्धि करता है, जब ग्रोथ करता है, तो अगर उसकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो भाई जीडीपी में भी तो वृद्धि होएगी। और अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो किन किन चीज़ों में वृद्धि होएगी, तो आइए अब हम जानते हैं। अभी हमने देखा कि जीडीपी किसे कहते हैं, कि देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि होना जीडीपी में वृद्धि का एक लक्षण है। इसमें हम कह सकते हैं कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, जैसे कि कोविड से पहले भारत में पीपीई किट नहीं बनती थी और आज के टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा बनती है। इससे पहले भारत में फ़ोन का मैन्युफैक्चर इतना ज़्यादा नहीं होता था, आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, या उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, या सरकारी निवेश में वृद्धि होती है, तो इन सब चीज़ों में जब वृद्धि होती है तो ये जीडीपी में वृद्धि का एक सूचक माना जाता है। इसी को ही आर्थिक समृद्धि के नाम से जाना जाता है। अक्सर विद्यार्थियों को आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। आज की वीडियो के बाद उनकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अब हम चलते हैं और जानते हैं कि आर्थिक समृद्धि में और क्या क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि आर्थिक समृद्धि एक ऐसी समृद्धि होती है जो एक समय सीमा के अंतर्गत एक देश में जब एक
अर्थव्यवस्था में जब उसकी जीडीपी में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, सरकारी व्यय में वृद्धि होती है। हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि किसी देश के आर्थिक विकास को दर्शाता है। आर्थिक समृद्धि किसी देश के विकास को दर्शाता है, अर्थात उस देश में जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय और वस्तु सेवाओं के उत्पादन में भी वृद्धि के द्वारा यह दर्शाता है। इसके बाद हमारा जो इसके बाद आइए अब हम आगे चलते हैं। फिर है जो आर्थिक समृद्धि होती है ना, ये एक मात्रात्मक होती है। जी हाँ, आर्थिक समृद्धि को हम मात्रात्मक रूप से जानते हैं और आर्थिक विकास एक गुणात्मक होती है। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक क्यों होती है। मात्रात्मक एक्चुअली ये होती है, अभी मैंने आपको ये बताया कि जैसे 2021 में भारत की मानो कि पूरी जीडीपी मतलब उनकी इनकम इंडिया की 100 करोड़ है और 2022 में ये 105 करोड़ हो जाती है, अर्थात इसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक समृद्धि होती है। इसमें मात्रा के आधार में हम किसी चीज़ को जान सकते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय, अगर हम बात करें कि 2020 में प्रति व्यक्ति भारत में इनकम मान लो 2000 रुपये थी, अब 2022 में वो 2250 रुपये हो जाती है। तो इसकी मात्रा हमें पता चल रही है कि भाई 250 रुपये का अंतर आ रहा है। इसके साथ साथ शुद्ध निर्यात में भी वृद्धि होती है। जब किसी देश की आर्थिक समृद्धि में जब वृद्धि होती है तो वो मात्रात्मक वृद्धि होती है, उसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, उसमें जीडीपी में वृद्धि होती है, उसमें वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं की सेवाएं में भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है, उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है और सरकारी व्यय में भी, साथ के साथ शुद्ध निर्यात में भी वृद्धि होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम चलते हैं कि इसके आगे क्या है। अभी तक हमने जाना कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, अब हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास क्या है। अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को एक सा ही माना जाता है, परंतु ये थोड़ा सा अलग है। कुछ टाइम पहले तक इन सबको एक ही माना जाता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्थिक विकास की। जी हाँ, अब आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास को हम इंग्लिश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। आर्थिक विकास वो होता है कि जब एक देश में आर्थिक विकास उस कंडीशन को कहते हैं जब एक देश में एक अर्थव्यवस्था की संस्कृति में वृद्धि होती है, उसके आर्थिक, गुणात्मक और विकासशील देशों में अक्सर ये मात्रात्मक वृद्धि भी होती है। इसमें ये बोला हुआ है कि आर्थिक विकास एक प्रकार का ऐसा विकास है जब देश की संस्कृति में भी वृद्धि होती है। देश में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ, गुणात्मक वृद्धि के साथ साथ मात्रात्मक वृद्धि भी होती है और देश की संस्कृति में भी वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जैसे ये एक प्रकार से गुणात्मक होती है। एक एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ जाओगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होता है कि जैसे सपोज हम करते हैं, उदाहरण के लिए भारत में 2011 में मानो अगर जनसंख्या 1 लाख थी 2011 में, और अगर ये जनसंख्या 2011 में 1 लाख जनसंख्या थी और मान लो 1000 स्कूल थे, और 2012 में ये 1,20,000 जनसंख्या है और 1000 की जगह 1500 स्कूल है, लेकिन अब स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें गर्ल्स की संख्या ज़्यादा हो रही है। इन शॉर्ट ये है कि हमारे यहाँ पे विचारों में भी परिवर्तन आ रहा है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अपनी पुरानी रीति रिवाजों को, जो कि कंजर्वेटिव होती थी, जो समाज में असमानताएं उत्पन्न करती थी, उनको हम छोड़ के नए सिस्टम को अपना रहे हैं। अब हम देश में गर्ल्स को भी एजुकेशन के लिए उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं। आर्थिक विकास बेसिकली किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी होती है, गुणात्मक, उसको शो करता है। जैसे अभी हमने ये जाना कि आर्थिक समृद्धि में क्या था। आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक क्वालिटी बताती थी, जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक क्वालिटी बताती है। जैसे मात्रात्मक में मैंने आपको बोला
कि अगर 2021 में भारत में मान लो प्रति व्यक्ति आय 1,000 रुपये हैं, तो 2022 में ये 1,200 रुपये हो जाती है। तो ये मात्रात्मक वृद्धि होगी, अर्थात 200 रुपये का परिवर्तन आता है। लेकिन जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी में आता है कि व्यक्ति की बुद्धि में परिवर्तन, व्यक्ति की सोच में परिवर्तन, वो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो समस्या है अब उनको वो समाधान उनका करने के योग्य हो रहा है, और देश की जो चुनौतियां हैं उनमें भी वो हिस्सा ले रहा है। इसके साथ हम बात करते हैं गुणात्मक अर्थात क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का अर्थ होता है क्या है कि आर्थिक विकास में मानव विकास सूचकांक को देखा जाता है। मानव विकास सूचकांक होता क्या है, ये एक ऐसा स्तर होता है, या इसके द्वारा हम कह सकते हैं किसी देश के नागरिकों का ये पता लगाया जा सकता है कि उस देश के नागरिक कितने खुश हैं, कितने खुशहाल हैं, या कितने समृद्ध हैं। अर्थात उस देश के हम मानव विकास सूचकांक के आधार पर ही किसी देश के नागरिकों को हम मार्क दे सकते हैं कि भाई उनके 10 में से कितने मार्क्स आए, 8, 9, 5, 6, 7। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने जाना कि आर्थिक विकास एक, जिसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, वो एक गुणात्मक होता है। इसमें सांस्कृतिक में भी वृद्धि देखने को मिलती है, आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि देखने को मिलती है, और गुणात्मक क्षेत्र में भी वृद्धि देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ इसमें क्या है, इसमें साक्षरता दर में वृद्धि होती है। साक्षरता दर में तभी वृद्धि होगी जब पुराने रीति रिवाज को हम छोड़ेंगे। अर्थात पहले के रीति रिवाजों में ये होता था कि भाई गर्ल्स को एजुकेशन ना दी जाए, या उनको कम से कम एजुकेशन दिया जाए। पुराने लोगों की सोच होती थी भाई अगर लड़की है तो उसको तो पराए घर ही जाना है, तो इतना पढ़ा लिखा के क्या किया जाए। तो ये जो सोच है, ये सोच हमें हटा के गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। अगर वो आत्मनिर्भर बनेगी तभी जाके भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। इसीलिए यहाँ पे गुणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगला पॉइंट है जीवन की गुणवत्ता। जी हाँ, आर्थिक जो विकास होता है, आर्थिक विकास बेसिकली ये बताता है कि भाई लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। इसका मैं एक एग्जांपल से और आपको समझा सकता हूँ और काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि कोई व्यक्ति अभी है और वो मतलब एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो उसकी इनकम 15-20 हज़ार रुपये है और वो अपना घर चलाता है। सडनली उसकी कोई लॉटरी लग जाती है, उसको 2 करोड़, 5 करोड़ या फिर 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। इट मीन्स कोई मिडिल क्लास व्यक्ति या कोई पुअर क्लास व्यक्ति अगर अमीर हो जाता है अचानक से, तो क्या उसकी सोच में परिवर्तन होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, उन पैसों से अपने अच्छे कपड़े पहनेगा या फिर अच्छा घर ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, कोई काम खोल लेगा, पर सोच तो उसकी वही होएगी। तो आर्थिक विकास ये बताता है कि आपकी सोच में भी एक पॉजिटिव परिवर्तन होना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। इसके बाद हम आते हैं समानता पे। आर्थिक विकास ये बताता है जो आय का जो असमान वितरण होता है ना, वो इक्वल होना चाहिए। अर्थात आय का जो असमान वितरण है उसको समान करना चाहिए। इसके साथ साथ आर्थिक विकास ये बताता है जो समाज में असमानता है उसको दूर करके समाज में समानता में वृद्धि होनी चाहिए। हाँ जी, इन सभी चीज़ों में वृद्धि, जैसे मानव सूचकांक में वृद्धि, साक्षरता दर में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि और शिक्षा की दर में भी वृद्धि। इसके साथ ही साथ है आर्थिक विकास आर्थिक कल्याण को भी दर्शाता है। आर्थिक कल्याण का यहाँ पे ये अर्थ है कि भाई जो गरीब जो लोग हैं उन गरीब लोगों को भी वो सभी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जो कि एक अमीरों के पास है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार सरकारी हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है कि जिससे कि भाई जिससे मध्यम वर्ग के साथ साथ गरीब वर्गों का भी कल्याण हो सके। तो आर्थिक विकास में कल्याण पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, अर्थात यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी दूर करने के लिए कार्य किए जाते हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्य किए जाते हैं, और असमानता जो आय की असमानता है या जो सामाजिक असमानता उसको दूर करने के लिए कार्य किया जाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है,
तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि आर्थिक समृद्धि एक अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाती है। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग, इन सब में वृद्धि होने को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। अगर हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में एक गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जो कि एक दीर्घकालीन परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास एक अल्पकालीन परिवर्तन है, ये मतलब ये एक तीव्र हो जाता है और वो काफ़ी धीरे से होता है। तो आर्थिक विकास एक अर्थव्यवस्था में यह बतलाता है कि अर्थव्यवस्था की गुणात्मक, उसकी सांस्कृतिक, उसकी आर्थिक वृद्धि कितने हो रही है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में कल्याण किस स्तर का हो रहा है। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताओ, तो आप इन सब के ऊपर, ये जो सारे हैं इन सब के ऊपर और साथ ही साथ जो अभी हमने यहाँ पे चर्चा करी इन सब के ऊपर भी आप अंतर कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर हम अंतर की बात करें तो भाई पहले तो मात्रात्मक है, वहाँ पे मात्रात्मक है, यहाँ पे गुणात्मक है। वहाँ पे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो रही है। वहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे असमानता कम हो रही है, मतलब समानता में वृद्धि हो रही है। वहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक पॉइंट होता है आर्थिक समृद्धि दर। आर्थिक समृद्धि दर क्या होता है? अब हम बात करते हैं आर्थिक समृद्धि दर के ऊपर। इसको इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के नाम से भी जानते हैं। आर्थिक समृद्धि दर, उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे भारत की इनकम 2021 में मान लो 100 करोड़ है उसकी जीडीपी, और अब 2021 में अगर भारत की जीडीपी मान लो 100 करोड़ रुपए है और 2022 में अगर भारत की जीडीपी 105 करोड़ रुपए हो जाती है, तो ये 5 करोड़ रुपए का इंक्रीज हो गया। इट मीन्स तो हम कह सकते हैं आर्थिक समृद्धि दर है जो वो 5% होगी। उदाहरण के लिए ये अभी मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। आपसे अब ये इसी के साथ साथ आपसे कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, जो कि इस प्रकार है। अक्सर एग्ज़ाम में देखा जाता है कि भाई, एक मिनट ये इधर आप, अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। अब हम इसकी बात करते हैं कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता क्या है। जब हम आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं तो इतिहासकार क्या करते हैं, अर्थशास्त्री क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात करते हैं। जब हम आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि और राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि की बात करते हैं। भाई जब राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होएगा, जब भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण होएगा, सेवाओं का निर्माण होएगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो डेफिनेटली राष्ट्रीय आय भी तो बढ़ेगी, जिसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। अगर हम आर्थिक प्रगति की बात करते हैं तो जब भाई प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो लोगों के पास ऑप्शन आने शुरू हो जाते हैं। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। अब जीवन स्तर में सुधार तब होगा जब मूलभूत आवश्यकता होगी, जैसे स्वास्थ्य होगा, पानी होगा, घर होगा, एजुकेशन होगा, बेसिक फैसिलिटी सभी को होगी। अगर हम आर्थिक समृद्धि की बात करें तो राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के शब्द को आर्थिक समृद्धि के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर हम आर्थिक प्रगति की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय और जीवन में सुधार, जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय और जीवन में सुधार से संबंधित शब्दों को आर्थिक प्रगति के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण क्या है? आर्थिक कल्याण में अभी आपको मैंने समझाया था, जब आर्थिक विकास की बात हो रही थी तो आर्थिक कल्याण भी मैंने आपको बताया था। आर्थिक कल्याण बेसिकली क्या होता है? उन सब वस्तुओं और सेवाओं की बहुलकता है जिनका विनिमय मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है। हम आर्थिक कल्याण में हम कह सकते हैं कि आर्थिक कल्याण बेसिकली उस कल्याण को कहा जाता है कि जिसमें उन सब वस्तुओं और सेवाओं की बहुलकता हो जिनका विनिमय मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए
भाई भारत में अब सभी अमीर तो है नहीं, या भारत में सभी गरीब तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भारत में सरकारी स्कूल भी है तो प्राइवेट स्कूल भी है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो गरीब, जो समाज में थोड़े पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ आरक्षण, तथा सरकार ने उनके लिए उनके लिए कुछ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटलों को खोला हुआ है। साथ के साथ उनको सरकारी जॉब में आरक्षण भी दिया गया है। तो यहाँ पे आर्थिक कल्याण का अर्थ है कि वह लोग जो कि अपनी वस्तुओं और सेवाओं को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए सरकार ने सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, जो कि आर्थिक कल्याण के नाम से भी जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं जैसे धन की असमानता है। आज भारत में सरकार क्या करती है कि अमीरों से टैक्स लेती है और गरीबों पे खर्च करती है। जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलता है राशन कार्ड से। इसके साथ साथ मुफ्त में दवाइयाँ आ रही हैं, और भी जो स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है, कॉलेजों में जो पढ़ाई हो रही है, सरकार उनमें काफ़ी कम मात्रा में हमसे वसूलती है। तो ये एक आर्थिक कल्याण का एक लक्षण है। आर्थिक कल्याण में उन सब वस्तुओं और सेवाओं की बहुलकता होती है जिनका विनिमय मुद्रा के द्वारा किया जा सके। ये इसलिए किया जाता है ताकि सिर्फ ये वस्तुएं सिर्फ अमीरों तक ही सीमित ना रहे, समाज का प्रत्येक वर्ग इन सब वस्तुओं का फायदा उठा सके। तो अब हम बात करते हैं कि आर्थिक कल्याण जो ये हुआ है, इसके पीछे कारण क्या था। इसके पीछे कारण था, इससे पहले ये समझा जाता था भाई जौन सा देश, जिस देश की मुद्रा सबसे अधिक है, जौन सा देश सबसे अमीर है, हो सकता है वो देश सबसे खुशहाल होगा, सबसे अच्छा होगा। परंतु 1990 के दशक तक आते आते 1990 के जब ईयर आ गया था, तब उस टाइम इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों का क्वेश्चन चेंज हो गया था। इससे पहले यही माना जाता था कि भाई जिस देश पे जितनी ज़्यादा मुद्रा है वो ज़्यादा अमीर होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ बात करें, आज जैसे अमेरिका है, अमेरिका की मुद्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या अमेरिका के लोग क्या खुश होंगे? नहीं कहा जा सकता। खुशहाली का पैसे से इतना कनेक्शन नहीं होता। कनेक्शन मानता हूं लेकिन इतना नहीं होता। तो आज हम उसी सब चीज़ की चर्चा करते हैं। इसी बीच 2 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मानव विकास सूचकांक या मानव सूचकांक विकास के ऊपर कार्य करा है, वैसे इसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक्स थे डॉक्टर महबूब उल हक, उन्होंने, और भारत के एक प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये दोनों आपस में फ्रेंड थे। इन दोनों की ही सफलताओं का नतीजा था कि इन दोनों ने ही मानव विकास सूचकांक जैसा एक तरीका निकाला। इनका मानना था कि कोई एक ऐसा तरीका तो हो कि जिससे ये पता चल सके कि किस देश के निवासी सबसे ज़्यादा खुश हैं, सबसे ज़्यादा खुशहाल है, सबसे हैप्पी रहते हैं, जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे लोग रुकना पसंद करते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला, उस तरीके को यूएनओ ने अपने मैनिफेस्टो में भी एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए आज के टाइम पे जब किसी देश की खुशहाली की बात की जाती है, किसी देश की एजुकेशन की बात की जाती है, किसी देश की स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाती है, या फिर किसी देश की संपन्नता की बात करते हैं, तो HDI मानव विकास सूचकांक के द्वारा देखा जाता है। भारत इसमें काफ़ी पीछे है, तो आज हम उसी की बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 व्यक्तियों, डॉक्टर महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे, और इंडिया के प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो इन्होंने ही, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है उनके इस योगदान के लिए। इन्होंने मानव विकास सूचकांक को डेवलप करा। अब मानव विकास सूचकांक क्या बताता है? मानव विकास सूचकांक बेसिकली ये बताता है कि अवसर की उपलब्धता। जी हाँ, जिस देश में नागरिकों को अपना बेहतर विकास करने का अवसर ज़्यादा मिलेगा ना, तो वो देश ज़्यादा अच्छा होएगा।
इस मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात लोगों को कम से कम बंधित किया जाना चाहिए। तो बेसिकली इन्होंने अपने मानव विकास सूचकांक के इंडेक्स में ये बताया कि जिस देश में लोगों को अवसर की उपलब्धता ज़्यादा होगी, जिस देश में लोगों के पास स्वतंत्रता में वृद्धि होगी, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता होगी, वो देश के व्यक्ति अपना विकास काफ़ी अच्छी तरह कर सकते हैं और वो देश के व्यक्ति ज़्यादा खुशहाल होंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने ये बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास होना, शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि होना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास होना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वृद्धि होना। तो कुल मिला के ये बताया गया है कि मानव विकास सूचकांक एक प्रकार का ऐसा सूचक है जिसके द्वारा ये दर्शाया जा सकता है कि किस देश के नागरिक सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस होते हैं, सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं, खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं। तो इसी के साथ साथ यह मानव विकास सूचकांक 1990 में ये लेके आए थे और इसके बाद इसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक्चुअली क्या है, मानव विकास सूचकांक में क्या होता है, 0 से 1 के बीच में हर एक कंट्री को नंबर दिए जाते हैं, जैसे 0.44, 0.88, 0.59। जिस कंट्री में ये सभी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होएगी, शिक्षा सेवाएं अच्छी होएगी, लोगों को स्वतंत्रता ज़्यादा होएगी और अवसर उपलब्धियां अच्छी होएगी, मतलब अवसर अपने विकास करने के अवसर ज़्यादा होएगी, उस देश को ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है। ये 0 से 1 के बीच में होता है। जैसे अगर हम 2020-2021 की बात करें तो नॉर्वे HDI में सबसे ऊपर था, इनके 0.97 थे। उसके बाद था आयरलैंड के 0.955 थे। उसके बाद था स्विट्जरलैंड के 0.955 थे। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि 0 से 1 के बीच में इन पॉइंटों को रखा जाता है। अगर हम भारत की बात करें कि 2020-2021 में मानव विकास सूचकांक की लिस्ट में भारत कहाँ पे था, तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत 130वें नंबर पे था, जो कि पहले 132वें था, अब वो 130वें नंबर पे था, क्योंकि भारत में 0.64 ही अंक दिए गए हैं 0 और 1 के बीच में से। जितने ज़्यादा अंक दिए जाते हैं उतना ज़्यादा अच्छी रैंक उसकी होती है। हम ये कह सकते हैं जैसे आपको 10 में से 9 अंक मिले हैं तो अच्छे हैं, 10 में से 10 अगर मिलते हैं तो आप सबसे ऊपर आ जाते हो। इसी प्रकार से 0 और 1 के बीच में से इनको अंक दिए जाते हैं। ये अंक उस देश में अवसर उपलब्धता के आधार पर दिए जाते हैं, स्वतंत्रता में वृद्धि के आधार पर दिए जाते हैं, स्वास्थ्य सेवा के आधार पर दिए जाते हैं, और हाँ, देश में शांति का माहौल कैसा है, देश में सुख और सुविधा खुशहाली है या नहीं, इन सभी को मद्देनजर देखते हुए मानव विकास सूचकांक में अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भारत को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि ये तभी संभव हो पाएगा जब आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो असमानता है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। आइए अब हम बात करते हैं आगे की। अब हम इसके आगे में क्या है, आगे में है भाई आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमें ये पता है कि आर्थिक विकास होता क्या है। आर्थिक विकास एक ऐसा विकास है जिसमें कि भाई प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो, और वस्तुओं और सेवाओं में भी वृद्धि हो, आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि हो, मात्रात्मक जो पॉइंट होते हैं उनमें भी वृद्धि हो, गुणात्मक पॉइंटों में भी वृद्धि हो। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि ऐसी सभी चीज़ें जिसमें मात्रात्मक पॉजिटिव पॉइंट आ रहे हैं और उनके साथ साथ गुणात्मक वृद्धि भी होनी चाहिए, अर्थात अर्थव्यवस्था में आर्थिक मात्रात्मक पॉइंट होने चाहिए और गुणात्मक फैसिलिटी होनी चाहिए। आय का जो असमान वितरण था वो कम होकर आय का समान वितरण होना चाहिए। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास। एक देश का आर्थिक विकास किन पॉइंटों पे आधारित होता है। सबसे पहले उस देश के प्राकृतिक संसाधन अच्छे होने चाहिए। अगर उस देश के पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में है तो वो देश अपना आर्थिक विकास कर सकता है। इसके साथ साथ पूंजी
पूंजी उत्पादन का अर्थ है कि उस देश के पास पूंजी होनी चाहिए, अर्थात उस देश के पास तकनीक होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन है पर आपके पास तकनीक नहीं है तो आप उन संसाधनों का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपके पास तकनीक भी होनी चाहिए। तकनीक के साथ साथ एक संगठन की आवश्यकता है। अगर किसी देश के पास संगठन है, एक अच्छा संगठन है, तो वो संगठन के द्वारा अपने प्राकृतिक संसाधनों का तकनीक की सहायता से अपने देश का विकास कर सकता है। इसी के साथ साथ श्रम शक्ति होनी चाहिए। श्रम शक्ति का अर्थ है कि लेबर, यहाँ पे मैन पावर की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भाई देश है उस पर संसाधन है पर उस पर मैन पावर की संख्या काफ़ी कम है। अर्थात यहाँ पे ये बोला हुआ है कि भाई जो कि टीनेजर्स है, जो कि जवान जो लोग हैं वो अधिक होने चाहिए ताकि उस देश की अर्थव्यवस्था को वो संभाल सके। इसके साथ साथ जनसंख्या होना भी अनिवार्य तत्व है। जनसंख्या इतनी हो कि वो उस देश के संसाधनों का काफ़ी अच्छी तरह यूज़ कर सके, ना वो ज़्यादा होनी चाहिए ना वो कम। इसी के साथ साथ तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति का अर्थ है कि तकनीक तो होनी चाहिए, साथ ही साथ उस तकनीक के अंदर समय समय पे परिवर्तन होना चाहिए, समय समय पे विकास होना चाहिए। ये नहीं है कि हम 50 साल पुरानी तकनीक को यूज़ कर रहे हैं, नहीं, उस तकनीक में हमेशा बेहतर परिवर्तन करने की कोशिश करनी हो चाहिए। इसके साथ साथ वित्तीय संस्था या वित्तीय स्थिरता। वित्तीय स्थिरता की बात ये कही गई है कि आर्थिक विकास एक ऐसा विकास के घटक को प्रकट करता है कि वहाँ पे वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। भाई वस्तुओं की कीमतें बढ़े लेकिन काफ़ी लंबे समय में बढ़नी चाहिए। जैसे आजकल हम देख रहे हैं पेट्रोल के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हर हफ्ते बढ़ रहे थे। दूध के भी दाम हर दूसरे महीने बढ़ रहे थे। तो ये आर्थिक विकास की निशानी नहीं है। आर्थिक विकास की निशानी तब होती अगर ये दाम एक एक साल बाद बढ़ते, दो दो साल बाद एक एक दो दो रुपये बढ़ते, तब ये आर्थिक विकास की। अगर ये हर दूसरे हफ्ते बढ़ रहे हैं तो ये तो हमारे पास वस्तुओं और सेवाओं की कमी को बताता है। ये अन्य तत्व भी है, इस पर हम बाद में चर्चा अब करेंगे। अब बात करते हैं पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का अर्थ है कि हमारे पास ऐसी तकनीक होनी चाहिए, हमारे पास ऐसे मैन पावर या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे हम पैसे से पैसा कमा सके। भाई जैसे भारत है, भारत पहले अपने जो सेफ्टी के उपकरण थे वो दूसरे विदेशों से खरीदता था, अमेरिका से, रूस से। आजकल आपने देखा होगा कि भारत अपनी सेफ्टी के उपकरण खुद बना रहा है और विदेशों को बेच भी रहा है। तो ये चीज़ होनी। आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना की अगर हम बात करते हैं तो दो आधारभूत संरचना, जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और प्राथमिक जो सेक्टर है जिसको हम कृषि सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो कम पॉपुलेशन अगर उसमें लगी हुई है तो वो पूरी अर्थव्यवस्था का भरण और पोषण कर सके और साथ ही साथ रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर सके। इसी के साथ ही साथ अगला पॉइंट है विकासात्मक नियोजन। हर एक चीज़ के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। वो योजना तभी हो पाती है जब उस देश में अच्छी सरकार हो। तो योजना के द्वारा ही किसी चीज़ को अगर आप प्राप्त करते हो तो वो नियोजन गोल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम ये बात करें कि किसी देश के अगर आर्थिक विकास को हमें करना है तो हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, भाई इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी और इन्हीं सब चीज़ों में वृद्धि अगर हम करेंगे तो वो आर्थिक विकास हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट किया जाए कि अल्प विकसित देशों की कमियाँ क्या है या अल्प विकसित देश क्यों अल्प विकसित है, क्योंकि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाता, इन सब में हमें नहीं जोड़ना है तो वो अल्प विकसित देशों की विशेषता आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि विकसित देशों की विशेषता क्या है, तो विकसित देशों की विशेषता अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें इस नहीं को हटा देना है। भाई विकसित देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग करते हैं, वहाँ पे पूंजी उत्पादन काफ़ी वृद्धि होती है, वहाँ पे संगठन काफ़ी मतलब अच्छे से इस्टेब्लिश है, वहाँ पे श्रम शक्ति है, वहाँ की जनसंख्या संतुलन होती है, वहाँ पे तकनीक का प्रयोग होता है, वहाँ वित्तीय संस्थाएं है, वहाँ पूंजी का निर्माण किया जाता है, वहाँ आधारभूत संरचना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे कोई भी कार्य किया जाता है
तो वो विकासात्मक तरीके से किया जाता है, नियोजन के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ। तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं गैर आर्थिक घटक की, तो गैर आर्थिक घटक, ये सारे थे आर्थिक घटक। अब हम बात करते हैं गैर आर्थिक घटक। गैर आर्थिक घटक हैं सामाजिक घटक, राजनीतिक घटक और धार्मिक घटक। अर्थात यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जिस देश की जिस अर्थव्यवस्था के अगर समाज में शांति है, भाईचारा है, तो वो देश आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि पा जाएगा। अगर उसी समाज में फाइट होती रहती है धर्म के आधार पे, लोगों के आधार पे, कास्ट के आधार पे, तो वो उस देश का विकास इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ राजनीतिक घटक। राजनीतिक घटक में ये बताया गया है कि एक राजनीतिक पार्टी एक अच्छी पार्टी होनी चाहिए। उसे अपनी पार्टी का ना सोच के केवल पूरे देश का सोचना वो चाहिए। पर आजकल की कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरी पार्टियों पे लांछन लगाते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, पर आजकल बहुत ऐसा होता है। अगर भारत को अगर चेंज करना है तो हमें भारत की राजनीति को चेंज करना पड़ेगा और भारत के जुडिशरी सिस्टम को चेंज करना होगा। अगर यहाँ पे ये किया जाए कि भाई आज से जो भी एक एग्जाम्पल है, ये मेरे व्यू है, हो सकता है आपके कुछ अलग हो, कि भाई भारत तब तक तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक जितने भी एमपी एमएलए हैं इनको ये अनिवार्य कर दिया जाए कि एमपी और एमएलए वो ही व्यक्ति हो सकता है जिस व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य फौज में हो, मिलिट्री में हो। तब इनको पता होगा कि भाई हम जो भी निर्णय लेंगे तो वो अपनी सुरक्षा नहीं, अपने देश की सुरक्षा के लिए हो। ये अनिवार्य कर दे। साथ के साथ 5 साल के अंदर हर 2.5 साल में एक कार्ड जनता के द्वारा मतलब इनको दिया जाना चाहिए कि भाई इनका काम कैसा हो रहा है। ये तो अलग से पॉइंट है, इस पर फिर कभी चर्चा की जाएगी। और जुडिशरी अगर स्ट्रॉन्ग होएगी तो मतलब हर चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है शौर्य क्लासेस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगला पॉइंट है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हो रहा है, बस 10-5 मिनट में ही पूरा ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कैसी अर्थव्यवस्था है। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि विकासशील अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, उसकी क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। तो भारत, चीन, ब्राजील आदि ये एक प्रकार की विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें तकनीकी पिछड़ापन होता है, निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है और निम्न शक्ति आय होती है, निम्न राष्ट्रीय आय होती है, अधिक जनसंख्या होती है, ज़्यादातर जो लोग कार्यरत होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं, बेरोजगारी होती है, पर्याप्त पूंजी का अभाव होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि तकनीकी पिछड़ापन आपको समझ में आ गया। भारत में प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है औरों के मुकाबले। भारत की राष्ट्रीय आय भी कम है और विकसित कंट्रियों के मुकाबले में भारत की जनसंख्या, जो कि अब चीन को भी पीछे छोड़ने वाली है, 130 करोड़ से पार हो चुकी है। भारत में ज़्यादातर लोग 85% से अधिक लोग और 58% से अधिक लोग, जो कि 2008 के जनगणना के मतलब 2008 के डाटा के अनुसार था, कार्यरत प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि सेक्टर में थे। आज भी भारत में बेरोजगारी काफ़ी अधिक है। भारत में पर्याप्त पूंजी का अभाव है। दोषपूर्ण संपत्ति वितरण है। दोषपूर्ण संपत्ति वितरण में आ जाएगा आज अमीर और गरीब के बीच की खाई काफ़ी अधिक हो चुकी है। अमीरों के पास खाने को इतना कुछ है लेकिन गरीब के पास खाने को मतलब इतना भी नहीं होता। तो ये है एक विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता या उसकी कमियां या उसकी बुराइयां। अगर इसको अच्छाइयां करनी है तो तकनीकी पिछड़ेपन को हम यहाँ पे पिछड़ापन शब्द को हटा देंगे। निम्न प्रति व्यक्ति आय में उच्च प्रति व्यक्ति आय जोड़ देंगे। निम्न राष्ट्रीय आय में उच्च राष्ट्रीय आय जोड़ देंगे। अधिक जनसंख्या में हम संतुलित जनसंख्या शब्द का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कृषि कार्य की जगह हम सेवा सेक्टर या सर्विस कार्य को ऐड कर देंगे। बेरोजगारी की जगह हम रोजगारी को जोड़ देंगे। पर्याप्त पूंजी के अभाव की जगह हम पर्याप्त पूंजी को जोड़ देंगे। दोषपूर्ण संपत्ति वितरण को हम समान संपत्ति वितरण के नाम से भी आप अपनी साइड से भी कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद इसी के साथ साथ अगर विकासशील अर्थव्यवस्था की एक विशेषता या एक कमी ये भी होती है कि भाई वहाँ का शिक्षा स्तर काफ़ी निम्न होता है। लोग इतने शिक्षित नहीं होते और संसाधनों की गुणवत्ता
काफ़ी नीम होती है। इसके साथ साथ औद्योगिकरण का अभाव होता है। इसी के साथ साथ वहाँ पे आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण भी, जी हाँ, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं एक अर्थव्यवस्था को विकसित करने में या फिर विकासशील करने में। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा पॉइंट है पर्यावरण। जी हाँ, आपके इसी चैप्टर में एक और पॉइंट आया हुआ है पर्यावरण। अब पर्यावरण क्या है? पर्यावरण में धारणीय, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जानना होगा कि पर्यावरण कहते किसे हैं। हमारे चारों साइड की, एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरमेंट, है ना। हमारे चारों साइड पर जो आवरण है वही पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण में क्या होता है? एक होता है धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या है जी? अब इस पे बात करते हैं। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आर्थिक विकास करना। आज के टाइम में क्या है, हर एक मुल्क अपने संसाधनों का तेजी से दोहन कर रहा है, अपने संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? वो पेड़ों को काट रहा है, पोल्यूशन फैला रहा है। तो आने वाली पीढ़ियों को क्या उस पेड़ों का लाभ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो धारणीय विकास का अर्थ है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास वो होता है कि आज की ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन भावी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें संसाधनों को उपलब्ध कराना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आर्थिक विकास करना। इसी के साथ साथ इसमें पर्यावरण को संरक्षण भी देना है, प्रदूषण रहित विकास करना है, और भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए संसाधनों को भी छोड़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरणीय। पर्यावरण की समस्या, यहाँ पे तो हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पर्यावरण की समस्या क्या है। पहला है प्रदूषण। अब प्रदूषण में जल प्रदूषण आता है, वायु प्रदूषण आता है, मृदा प्रदूषण आता है, ध्वनि प्रदूषण आता है। ये सब आपको पता है कि जल प्रदूषण क्या होते हैं। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन। भाई जब पर्यावरण में इतना प्रदूषण होगा तो जलवायु परिवर्तन तो होगा। जलवायु परिवर्तन में जैसे क्या आएगा भाई, कभी जैसे अभी था, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो कि गर्मी होती है मई और जून में आती है, परंतु इस बार मई, जून, जुलाई, अगस्त तक होती है ना। तो अब धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होगा और ज़्यादा हीटनेस आनी शुरू हो जाएगी। कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे होती है वहाँ पे और अधिक होनी शुरू हो जाएगी। कहीं पे सर्दी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे और अधिक मतलब सर्दियाँ होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद है जैव विविधता। जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं तो जैव विविधता में आ जाता है भाई, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जैसे जब हम सुबह उठते थे तो जो छोटी छोटी चिड़ियाएँ होती थी उनके चह चलाने की आवाज़ें आती थी। परंतु जब से इतने मोबाइल टावर आ गए हैं, अब जब हम सुबह उठते हैं तो चिड़ियाएँ हमें नहीं दिखती आसमान में। वो चिड़िया सिर्फ पार्कों के में ही बस थोड़ी बहुत होती हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई हम अपना विकास तो कर रहे हैं, हम अपनी सहूलियत के लिए फ़ोन के टावर तो लगा रहे हैं, मोबाइल्स के टावर तो लगा रहे हैं, उनसे जो किरणें आ रही हैं वो अन्य जीव जंतु के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो हमें इस प्रकार से विकास करना है कि जो जीव जंतु है वो लुप्त ना हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की। अब पर्यावरण की समस्या क्या है? ये सारी पर्यावरण की समस्या है। जैसे प्रदूषण है, प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन हो गया, जैव विविधता होगी और प्राकृतिक आपदा। अगर हम प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं तो आपदाएं आप काफ़ी भली प्रकार से जानते हैं। जैसे कहीं पे सूखा पड़ जाना, कहीं पे भारी तेज बारिश हो जाना, तेज भूकंप आ जाना, चक्रवात आ जाना और ज्वालामुखी। इसके साथ साथ अन्य महामारियां आ जाना। अब जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल हम करते हैं तो पाकिस्तान के लगभग 4 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। अब वहाँ पे बाढ़ आने के बाद जो पानी इतना अधिक आ गया था कि डेंगू, मलेरिया, इसी तरह भारत के पूर्वी साइड से और भारत के दक्षिणी साइड में अक्सर बाढ़ को देखा जाता है, तो भारत के पश्चिमी साइड में अक्सर सूखे को देखा जाता है। तो ये प्राकृतिक आपदा है। एक शब्द आपसे एक एग्जाम में नोट आ सकता है, एक छोटा सा, संसाधन न्यूनीकरण। संसाधन न्यूनीकरण क्या अर्थ होता है? संसाधन न्यूनीकरण का अर्थ होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन हो रहा है, परंतु उतनी जल्दी संसाधनों का पुनर्वर्णन नहीं होना,
पुनः भंडारण नहीं हो पा रहा। हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, कोयले का यूज़ कर रहे हैं, परंतु इन पेट्रोल कोयले को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। अगर हम आज इनको छोड़ेंगे तब जाके हजारों लाखों वर्ष में ये फिर से उस काबिल हो पाएगी कि फिर से हम इनका इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसीलिए धारणीय विकास को बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखो। इसके बाद है आपका बस लास्ट पेज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है शौर्य क्लासेस। वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, वो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और यार एक लाइक तो बनता है। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण। अगर इसने इतने सब होने के बाद हमें पर्यावरण संरक्षण करना तो पड़ेगा। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आवाज़ उठाई गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो कि 1992 का पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्राज़ील में हुआ था। रियो द जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील की कैपिटल थी रियो, उसमें पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसको अर्थ समिति के नाम से भी जाना जाता है। उसमें 174 मुल्कों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में ये बताया गया कि भाई अब वो समय आ गया है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, अपने समुद्र को, महासागर को बचाना चाहिए। क्यों? ताकि ओजोन परत में जो छेद हुआ है उसको भरा जा सके और अपने पर्यावरण का बचाव किया जा सके। इसीलिए समय समय पे अब पृथ्वी सम्मेलन अनेकों देशों में होना शुरू हो गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के द्वारा कराया जाता है। इसी प्रकार से सन 2002 में भी एक जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, सन 2002 में। इसमें भी पर्यावरण की जो समस्या थी उन पर चर्चा करने की कोशिश करेगी। इसके बाद अन्य सम्मेलन भी हुए। इसके बाद होता है, अगर हम भारत में सांस्कृतिक में पर्यावरण से चिंता संबंधी अगर प्रश्नों पे चर्चा करते हैं, वो क्या होएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कदम किए गए। तो जो भारत सरकार के द्वारा किए गए वो तो अलग है, जो भारत की संस्कृति के द्वारा किए गए हम अब उन पे चर्चा करते हैं। जैसे कि भाई भारतीय संस्कृति में जो कि हमारी आर्यवर्त जो संस्कृति है उसमें ये बताया गया है शुरू से कि वृक्षों को पूजा जाता है। हम यहाँ पे वृक्षों को पूजते हैं, जैसे पीपल के वृक्ष को भी पूजा जाता है। पीपल के वृक्ष को हम पवित्र मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम वृक्षों को पूजते हैं, इसलिए हम कम से कम वृक्षों को काटते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे नदियों को भी पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, पौधों को भी पूजते हैं, जैसे तुलसी जी के पौधे को और अशोक के पौधे को, नीम के जो पेड़ होते हैं और जैसे केले के पौधों को, इन सब को हम पूजते हैं और इनका उपयोग हम जड़ी बूटियों के रूप में भी करते हैं। तो भारत की संस्कृति ने ना पर्यावरण को बचाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, परंतु चंद लोग अपने मुनाफे के लिए इन पेड़ों का, इन पौधों को भी नष्ट कर रहे हैं। जैसे भारत में नदियों को भी पूजा जाता है, जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, नर्मदा, गोदावरी, ये सारी। यहाँ बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब इनको पूजा जाता है उसके बावजूद भी आज गंगा की सफाई के लिए हजारों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, परंतु गंगा की सफाई जिस हिसाब से उससे होनी चाहिए थी, इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी अभी भी गंगा की सफाई उस हद तक नहीं हुई है। आज भी गंगा में इतना प्रदूषण है, इवन हर एक नदियों में है। इसी के साथ साथ आता है पर्यावरण के प्रकार। बस ये लास्ट स्टेप खत्म होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास की वीडियो आएगी। अब है पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार दो प्रकार के, एक होता है भौतिक पर्यावरण, एक होता है अभौतिक पर्यावरण। अगर हम भौतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो भौतिक पर्यावरण वो होता है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, जो हम आंखों से देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। पेड़ पौधे, पर्वत हो गए, चट्टान हो गए, इन सबको पर्यटन स्थल जैसे भौतिक पर्यावरण है। अगर हम अभौतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते वो अभौतिक होते हैं, जिनको सिर्फ हम आभास कर सकते हैं, जैसे रीति रिवाज हो गया, धर्म हो गए, विश्वास हो गया। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में है। ये जो एक चैप्टर है ना, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था आपके 5th सेमेस्टर में। आई थिंक 24-25 पेजों का ये चैप्टर है, तो इसको मैंने काफ़ी
कंटेंट मैंने एक एक चीज़ लेने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ यार शेयरिंग का जोटा भी मार दो, शेयर भी कर दिया करो ताकि। और अब आप हमें बताइए कि आपको अगली वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर और किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आप हमें जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलता है और हम और अच्छी तरह करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।